हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सोलंकी एक बार अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 213 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले एक गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। अगर इस गुरु मंत्र को मानोगे तो 100% पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। सुनो, जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ो, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, तो एक शब्द पकड़ लेना क्वेश्चन के अंदर। जो भी मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं, एक शब्द को पकड़ लेना और एक शब्द को पकड़कर सारा कुछ छापते हुए चले आना। एक शब्द के भरोसे रहोगे तो पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ के वहां पर कंफ्यूज हो गए कि यह क्या क्वेश्चन है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप पेपर को छोड़कर आ जाओगे। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ो और उस शब्द को पकड़ो जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उसी के आधार पर प्रश्न का उत्तर लिखते हुए चले जाओ। अगर प्रश्न 1 नंबर का है तो उत्तर 4 लाइन में लिखना, 2 नंबर का है तो 8 लाइन में लिखना, 3 नंबर का है तो 12 लाइन में लिखना और 4 नंबर का है तो 16 लाइन में उत्तर लिखना। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल से कनेक्ट हो जाइए और आपके ऐसे दोस्त जो NIS के स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इस संस्था का उद्देश्य है दुनिया के अंदर शांति बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को नियंत्रण करना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना, महिला अधिकारों की रक्षा करना और दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उन हालातों को बनने से पहले ही खत्म कर देना, दुनिया के सभी देशों की मदद करना और दुनिया में शांति बनाए रखना इस संस्था के उद्देश्य हैं। भारत इस संस्था का प्रारंभ से ही सदस्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक दल क्या होते हैं और राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं? प्यारे छात्रों, राजनीतिक दल ऐसी संस्थाएं होती हैं जो देश के अंदर चुनाव लड़ती हैं। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो राजनीतिक दल ऐसे दल होते हैं जो देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल देश के नागरिकों की समस्याओं को संसद में उठाते हैं। राजनीतिक दल 2 प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय राजनीतिक दल वह राजनीतिक दल होते हैं जो सिर्फ एक ही क्षेत्र में यानी कि एक ही राज्य में चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि भाजपा और कांग्रेस। राजनीतिक दल एक ऐसा मंच होता है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। हर एक राजनीतिक दल की कोई ना कोई विचारधारा होती है। राजनीतिक दल सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। एक ऐसा देश जहां पर जनता वोट के माध्यम से अपना नेता स्वयं चुनती है, उसको बोलते हैं हम लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता अपने नेता स्वयं चुनती है। वहां पर किसी भी नेता को जनता पर थोपा नहीं जाता। जैसे कि हमारा देश है, यहाँ पर चुनाव होते तो यह एक लोकतंत्र है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियां। लोकतंत्र के सामने आने वाली समस्या या चुनौतियां निम्नलिखित है। नंबर 1, भ्रष्टाचार। लोकतंत्र
के रास्ते में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई अर्थात सांप्रदायिक हिंसा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं दोबारा बोलता हूं, लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियां। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 बढ़ती हुई जनसंख्या, नंबर 3 अशिक्षा, नंबर 4 गरीबी, नंबर 5 जातिवाद, नंबर 6 सांप्रदायिक हिंसा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है दबाव समूह किसे कहते हैं और दबाव समूह के कार्य बताइए। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो सरकार पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। उदाहरण, जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एमसीडी बहुत सारे काम करती है। कई बार आपने सुना होगा कि एमसीडी के लोगों को वेतनमान नहीं मिल रहा है, तो एमसीडी के लोग काम करना बंद कर देते हैं। यह दबाव समूह का सबसे बड़ा उदाहरण है। दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए काम बंद कर देते हैं, धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। दबाव समूह किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव समूह किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होते। दबाव समूह का राजनीति से कोई भी लेन देन नहीं होता। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकारों को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। भारत के संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। यह 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं: समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सारे के सारे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं और मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो भारत के नागरिकों को, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, जो कर्तव्य हमारे संविधान ने हमको दिए हैं। जैसे हमें अधिकार दिए गए हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे हमें अपने देश के अंदर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ सुख शांतियों से रहना चाहिए, हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर जो भी ऐतिहासिक इमारत है उनकी रक्षा करनी चाहिए, टैक्स ईमानदारी से भरना चाहिए। जब कभी भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमें हमेशा देश के लिए तैयार रहना चाहिए। जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनका सम्मान करना चाहिए। संविधान का और कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है औद्योगिक क्रांति क्या थी और औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, औद्योगिक क्रांति यानी कि एक ऐसी क्रांति जो उद्योग धंधों के माध्यम से की गई थी। इस क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ था। यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगाए गए थे। यह क्रांति 17वीं शताब्दी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का दौर 1750 से लेकर 1850 तक माना जाता है। ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, यहाँ पर उत्पादन बढ़ाया गया। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उन कारखानों में महिलाओं और बच्चों का बहुत अधिक शोषण हुआ। वहाँ पर महिलाओं और बच्चों से बहुत अधिक काम कराया जाता था और उन्हें बहुत कम वेतनमान दिया जाता था। वहाँ पर अर्थात कारखानों में लोगों को सुविधाएं बहुत कम दी जाती थी। जो लोग कारखानों में काम करते थे उनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में उत्पादन तो बहुत बढ़ा, सामान तो बहुत तैयार हुआ, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ। यह थी औद्योगिक क्रांति। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। उस समय रूस के अंदर
जार निकोलस नाम का एक बहुत ही तानाशाह राजा था। वह बहुत ही अत्याचारी था। जनता पर जार निकोलस बहुत ही अत्याचार करता था। किसान और मजदूर वर्ग बहुत ही ज्यादा परेशान था। जार निकोलस के साथ साथ उसके मंत्री, सेनापति, अधिकारी वह भी जनता पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। इस वजह से जनता परेशान हो गई और जनता ने रूस के अंदर बगावत कर दी गई। रूस की क्रांति में जार निकोलस को उसके पद से हटा दिया गया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है पुनः जागरण या पुनः जन्म। देखिए, पुनः जागरण एक सिद्धांत है जिसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में इटली से हुई थी। पुनः मतलब दोबारा, जागरण मतलब जगाना। तो इटली के अंदर, यूरोप के अंदर पुनः जागरण की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों ने, बहुत सारे कलाकारों ने, बहुत सारे विद्वानों ने लोगों को समझाया कि भैया आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसके हिसाब से आपको भुगतना पड़ेगा। पुनः जागरण, जैसा मैंने आपको बताया, इटली में प्रारंभ हुआ था 13वीं शताब्दी में। यहाँ पर यह बताया गया लोगों को कि भैया सबसे बड़ी जो सेवा है वो मानव सेवा है, और लोगों को यहाँ पर मानवतावाद का पाठ पढ़ाया समाज के धर्म गुरुओं ने, समाज के शिक्षकों ने, और चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकारों ने ऐसी चित्रकारी की, ऐसी कलाकारी की जिससे मानवता का संदेश जाए। तो इसी को बोलते हैं पुनः जागरण अथवा पुनः जन्म। अगला प्रश्न है औपनिवेशवाद क्या है और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े। औपनिवेशवाद अथवा उपनिवेशवाद दोनों एक ही नाम है। औपनिवेशवाद अंग्रेजों की एक ऐसी नीति थी जिसके तहत वह किसी भी देश में जाते थे और व्यापार करते थे, और व्यापार के बहाने धीरे धीरे उस देश पर अपना नियंत्रण कर लेते थे। इस तरह अंग्रेजों ने दुनिया के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया। यही नीति उन अंग्रेजों ने भारत में अपनाई और भारत को भी अपना गुलाम देश बना लिया। जब अंग्रेज किसी देश को अपना औपनिवेश बना लेते थे, अर्थात अपना गुलाम बनाते थे, तो वहां से सारा का सारा कच्चा माल अथवा लोहा, कोयला, पेट्रोल, सोना, चांदी, अच्छी अच्छी फसलें, अनाज, सब कुछ ढो ढो कर अपने देश में ले जाते थे और उस देश को बहुत ही कमजोर कर देते थे। तो यह था औपनिवेशवाद, अंग्रेजों की एक ऐसी नीति जिसके तहत उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया, औपनिवेशवाद कहलाई। अगला प्रश्न है कृषि का व्यवसायीकरण किसे कहा जाता है। देखिए, कृषि का मतलब होता है खेतीबाड़ी। कृषि का व्यवसायीकरण, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने लोगों को लालच दिया, किसानों को लालच दिया या जबरदस्ती उनसे ऐसी फसलें करवाई जिससे अंग्रेजों को फायदा होता था। प्रारंभ में तो यह अंग्रेजों के दबाव के कारण हुआ, लेकिन जब अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए तो भारतीय लोगों को इसकी आदत पड़ गई। अब जैसे कि हम लोग चाय के बागान लगाते हैं, कॉफी के बागान लगाते हैं और कपास की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तो यह किस लिए करते हैं? कमाने के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। यानी कि खेतीबाड़ी को एक बिजनेस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को बोला जाता है कृषि का व्यवसायीकरण। जब किसान अपने खेतों में ऐसी फसल उगाता है जिसके द्वारा वह कुछ पैसा कमा सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके, तो इस तरह के फसल को या इस तरह की खेती को हम कहते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। देखिए, विश्व युद्ध इस दुनिया में 2 बार हुआ है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम विश्व युद्ध के भी परिणाम पूछ सकते हैं या द्वितीय विश्व युद्ध के भी परिणाम पूछ सकते हैं। आंसर लगभग लगभग एक जैसा ही लिखना है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, औरतें विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए, बहुत अच्छी अच्छी ऐतिहासिक इमारतें नष्ट हो गईं, दुनिया के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और दुनिया के देश अब
हथियारों की होड़ में पड़ गए, यानी कि अब हर देश अधिक से अधिक हथियार बनाना चाहता था। तो ऐसा लिख कर आएंगे आप प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, यानी कि विश्व युद्ध हुआ क्यों? तो इसका उत्तर है नंबर 1, हथियारों की होड़। दुनिया के देशों के अंदर हथियारों की होड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब मेरे भाइयों हथियार बनेंगे तो हथियार चलेंगे भी, तो हथियारों की होड़ की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नंबर 2, दुनिया के ताकतवर देश कमजोर देशों पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों के बीच में युद्ध जैसे हालात हो गए। इसलिए इन देशों के बीच में युद्ध के हालात दोबारा से उत्पन्न हो गए। जर्मनी और इटली जैसे देश अपने आप की हार को पचा नहीं पाए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इस वजह से भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मीडिया की बहुत ही गलत भूमिका रही थी। मीडिया ने लोगों को अपने अपने देशों में भड़काया, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। राष्ट्रवाद की भावना, हिटलर और मुसोलिन जैसे नेताओं ने अपने देशों में इतने भयंकर भयंकर भाषण दिए, लोगों में इतना जोश आ गया, उन्हें ऐसा लगता था कि वह राष्ट्र के लिए सब कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की भावना इतनी भर दी गई जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। तो यह उत्तर लिखकर आएंगे आप, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में शिक्षा नीति अथवा वुड डिस्पैच योजना अथवा मैकाले की शिक्षा नीति अथवा 1813 का चार्टर अधिनियम। अंग्रेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करना चाहते थे। वह ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे भारतीय लोग अंग्रेजी सीख जाएं और उनके काम आए। मैकाले जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने तो यहां तक कहा, मैं इस देश के अंदर, इस देश मतलब भारत के अंदर ऐसे लोग देखना चाहता हूं जो शकल सूरत से तो भारतीय लगें लेकिन दिमाग से बिल्कुल अंग्रेजों की तरह सोचें और अंग्रेजों के गुलाम हों। तो उन्होंने अपनी इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए देश में जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खोले और वहां पर अंग्रेजी शिक्षा दी। इसके लिए पैसा भी चाहिए होता था, तो पैसे के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी संसद से 1 लाख रुपए सालाना लिए और भारत में जगह जगह अंग्रेजी विश्वविद्यालय या विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय खोले, जिससे भारतीय लोग पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ें, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी साहित्य के बारे में पढ़ें और उनका दिमाग बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही सोचने लग जाए जो उनके काम आएगा। अर्थात भारत की शिक्षा नीति को बर्बाद करने की पूरी योजना उन्होंने इस वुड डिस्पैच या मैकाले की शिक्षा नीति में कर रखी थी। तो यह थी अंग्रेजों की शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। राजस्थान इतना गर्म क्यों है और कश्मीर इतनी ठंडी क्यों है? क्या कारण है? अथवा किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, समुद्र तट से दूरी। नंबर 2, समुद्र तट से ऊंचाई। नंबर 3, पेड़ों की संख्या, जंगलों की संख्या। नंबर 4, वाहनों की संख्या। नंबर 5, मानसून। अगर किसी स्थान पर मानसून पहले आता है और किसी स्थान पर मानसून बाद में आता है, तो यह भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। कारखानों की संख्या, प्रदूषण का स्तर, वाहनों की संख्या, समुद्र तट से दूरी और समुद्र तट से ऊंचाई, यह किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, मानसून किसे कहते हैं और मानसून की विशेषता बताइए। देखिए, मानसून होती है पवन, पवन समझते हैं ना आप, हवा। मानसून क्या होती है? पवन होती हैं। तो मानसून की विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानसून स्थायी नहीं होती। स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होती। मानसून आता है और जाता है, जाता है और आता है। नंबर 2, हमारे देश में मानसून लगभग लगभग 80 और 90 दिन रहता है। नंबर 3, हमारे देश में सबसे पहले मानसून आता है केरल में,
वहां पर बारिश होती है। जहां जहां भी मानसून आता है अपने साथ बारिश कराता है, और जब भी मानसून आता है तो किसान बहुत खुश होते हैं। किसान वर्ष भर मानसून का इंतजार करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवहन किसे कहते हैं और परिवहन के प्रकार बताइए। प्यारे छात्रों, एक स्थान से अर्थात दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आप जो भी साधन का उपयोग करेंगे उसे बोलते हैं परिवहन। परिवहन होता है सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा होता है, सबसे तेज होता है और सबसे आरामदायक होता है। दिल्ली से मुंबई जाना है तो हवाई जहाज से जाएंगे और आराम से जाएंगे, इसे बोलते हैं वायु परिवहन। अगर मुझे अपने घर से 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर जाना है तो उसके लिए मैं सड़क परिवहन का प्रयोग करूंगा। सड़क परिवहन में रिक्शा, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, टेम्पो और बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह था सड़क परिवहन। अगला प्रश्न है, संविधान का क्या अर्थ है और संविधान की विशेषता बताइए। संविधान कानून की किताब है। आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके हाथ में जो मोटी सी पुस्तक लगी रहती है उसे बोलते हैं संविधान। संविधान कानून की किताब है जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कठोर संविधान है। भारत का संविधान लचीला संविधान है। भारत का संविधान उधारी का थैला है। मैंने इसको उधारी का थैला इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के बहुत सारे संविधान को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विधायिका का क्या अर्थ है और विधायिका के कार्य बताइए। देखिए, विधायिका को बोलते हैं संसद। हाँ, वही संसद जहां पर नेता लोग बैठते हैं और देश की जनता के लिए कानून बनाते हैं। देश की जनता के लिए क्या सही है और क्या गलत है इसके लिए बहस करते हैं। हमारी विधायिका, हमारी संसद के 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के निम्नलिखित कार्य हैं, अर्थात विधायिका के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, कानून का निर्माण करना। नंबर 2, बहस का मंच। नंबर 3, राष्ट्रपति का चुनाव। हमारे देश की विधायिका हमारे लिए एक अच्छा और योग्य राष्ट्रपति चुनकर हमें देती है। विधायिका के अंदर बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। देश का बजट देश की संसद के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है। भारत की विधायिका भारत की विदेश नीति पर भी नियंत्रण रखती है। भारत की विधायिका भारत के लिए एक अच्छा कानून, ऐसा कानून जिसमें सभी लोगों का भरोसा हो, कानून तैयार करती है। तो यह थे हमारी विधायिका के कार्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। हमारे देश के राष्ट्रपति देश के सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। उनको महामहिम भी कहा जाता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां हैं। नंबर 1, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, क्षमादान की शक्ति, आपातकाल की शक्ति और नियुक्ति की शक्ति। यह शक्तियां हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के राष्ट्रपति जी को दी हैं। अगला प्रश्न है, संधारणीय विकास किसे कहा जाता है। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कई तरीके से पूछा जाता है। संधारणीय विकास, अक्षय विकास या सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है। देखिए, विकास का मतलब होता है तरक्की। अगर हमारे देश में सड़क बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो यह हो रहा है विकास कार्य। यहां तक तो ठीक है। अगर हम विकास कार्य करते समय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यह बहुत ही गलत है। तो सतत पोषणीय विकास या संधारणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें प्रकृति को, पेड़ पौधों को, जानवरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अगर हम सड़क बनाते समय रास्ते में आने वाले 100 पेड़ों को काट रहे हैं
तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरी जगह जाकर 200 पेड़ लगा देने चाहिए। अर्थात हम इस धरती माता से, इस प्रकृति से जितना ले रहे हैं उतना वापस करें। इस तरह के विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय, धारणीय अथवा अक्षय विकास। और अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? गौर से सुनिए, महिला सशक्तिकरण, महिला यानी कि औरत, सशक्त यानी कि मजबूत, यानी कि देश के द्वारा, संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा महिला को अधिकार देना, महिला को मजबूत करना और महिला को इस स्थिति में लेकर आना कि महिला समाज में सम्मान के साथ जी सके, इसे बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण 3 प्रकार का होता है: आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का सार्वभौमिकरण या शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा यानी कि पढ़ाई। इसका आंसर आपको कुछ इस तरह देना है: देश के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वह स्कूल तक जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने शिक्षा को मुफ्त कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा अथवा 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जैसे कि विद्यालय के अंदर दोपहर का भोजन, किताबों की मुफ्त व्यवस्था, फीस की माफी और यूनिफॉर्म को बांटना, जिससे कि समाज के ऐसे लोग जो पढ़ नहीं सकते, जो गरीब हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शिक्षा बहुत महंगी है, वह शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना और हर विद्यार्थी को, हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना, क्लासरूम में पहुंचाना और उसके लिए किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म की व्यवस्था करना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है। देश में सभी को पढ़ना है, सभी को बढ़ना है। इसी को बोलते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सर्व शिक्षा अभियान। कुछ भी अगर पेपर में ऐसा आए तो यही लिखकर आपको आना है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा के प्रकार और सुरक्षा को खतरे। देखिए, सुरक्षा का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के खतरे से आजादी। यहाँ पर हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो सुरक्षा के 2 प्रकार हो गए, एक तो आंतरिक सुरक्षा और एक हो गई बाहरी सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के अंदर पुलिस की होती है और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के अंदर हमारी सेना की होती है। बाहरी सुरक्षा यानी कि बॉर्डर की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा यानी कि हमारे घर की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा। चोरी, जेब कतरी, हत्या, इस सब के लिए पुलिस है। और पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों को टक्कर देने के लिए हमारे देश की सेना है, वो आएगी बाहरी सुरक्षा में। आंतरिक सुरक्षा यानी कि घर के अंदर अर्थात देश के अंदर की सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा यानी कि हमारे देश के बॉर्डर की सुरक्षा, जिसको हमारे देश के सिपाही बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति, क्रांति के कारण और क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति मेरठ में शुरू हुई थी, मंगल पांडे जी ने प्रारंभ की थी। यह भारतीय सेना का एक विद्रोह था जिसमें भारत के आम लोगों ने भी हिस्सा लिया, भारत के राजा भी इसमें शामिल हुए। और इस विद्रोह के बाद भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हमारे देश में से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हमारे देश में लागू हो गया। 1857 की क्रांति में भारत की हार हुई। इसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, भारत के अंदर गद्दार बहुत थे जो अंग्रेजों से मिल गए। भारतीय सिपाहियों के पास, भारतीय क्रांतिकारियों के पास, भारत के आजादी के दीवानों के पास हथियारों की कमी थी और उस समय विद्रोह की कोई भी एक निश्चित तिथि नहीं थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने, आजादी के सिपाहियों ने विद्रोह किया, जैसे कि मेरठ में मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, इन लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में विद्रोह किया। अगर यह 1857 की क्रांति एक दिन एक साथ पूरे देश में होती
तो 1857 में ही हमारा देश आजाद हो जाता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन कौन सी हैं? हिमालय पर्वत एक महान पर्वत है और इसकी 3 श्रेणियां हैं, अर्थात इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सबसे ऊपर है हिमाद्री। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है जो अधिकतर बर्फ से ढकी रहती है। हिमाद्री के बाद आता है हिमाचल और हिमाचल के बाद आता है शिवालिक। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे नीची श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है और इसकी क्या विशेषता है? पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी घाट में ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र से शुरू होकर तमिलनाडु, केरल होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती हैं। पश्चिमी घाट में जो पहाड़ हैं वहां पर इनकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। पश्चिमी घाट हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर बहुत अधिक वनस्पति और जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा है। गुजरात, महाराष्ट्र से शुरू होकर तमिलनाडु, केरल होते हुए कन्याकुमारी में खत्म होता है। तो यह था पश्चिमी घाट। अब बात करते हैं पूर्वीय घाट। पूर्वी घाट हमारे देश में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक तक फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है औसतन 600 मीटर है। यहाँ पर 4 प्रमुख नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पूर्वी घाट लगभग 1131 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर भी तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति पाई जाती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमारी जैव विविधता का अर्थात जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो देश के नागरिकों को अपने देश के लिए मरने, मारने और कुछ भी कर गुजर जाने के लिए प्रेरित करती है। अगर मेरे देश के लिए मेरे दिल में बहुत अधिक प्यार है, बहुत अधिक सम्मान है और जज्बा है, तो इस भावना को बोलूंगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 अखबार। इस देश में अखबार का प्रारंभ हो चुका था। अखबार के द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। नंबर 2 रेलवे। रेलवे के विस्तार के बाद लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आसान हो गया था। लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो अब वह देश की बात करते थे। गांधी जी, जब हमारे देश में गांधी जी आए तो उन्होंने लोगों को देश के लिए सोचने के लिए मजबूर किया। शिक्षा, जैसे जैसे भारत में शिक्षा बढ़ती गई तो लोगों को अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। तो ये थे राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख कारण। अगला प्रश्न है भारत में सामाजिक सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब हमें यह बताना है कि भारत के अंदर जो सामाजिक सुधार हुए वो किस किस ने किए और इसके क्या क्या कारण थे और कैसे कैसे सामाजिक सुधार हुए। देखिए, सामाजिक सुधार का मतलब होता है अगर समाज में कुछ गलत है तो उसको बदलना। जैसे कि भारत में सती प्रथा होती थी। सती प्रथा क्या होती थी? जब भी किसी औरत का, किसी भी महिला का पति मर जाता था तो उस औरत को, उस महिला को पति के साथ जिंदा जला देते थे। बहुत ही गंदी प्रथा थी। अंग्रेज का शासन उस समय हमारे देश में था तो हमारे देश के अंदर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे कुछ लोग हुए जिन्होंने इस देश में सामाजिक आंदोलनों का प्रारंभ किया। हाँ, एक महत्वपूर्ण नाम और है, वो है ज्योतिबाई फूले। यह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत के अंदर गरीब, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। पेपर में अगर प्रश्न आता है कि सामाजिक सुधार आंदोलन क्या था और इसको किस किसने चलाया,
तो आप इन सब लोगों के बारे में लिख कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जो पूरे देश में चला। इस आंदोलन में गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाते समय लोगों को कहा कि अंग्रेजों का किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना है, अंग्रेजों से दिए हुए कपड़े नहीं खरीदने हैं, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी नहीं करनी है, अंग्रेजों से उचित दूरी बनानी है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला आखिरी आंदोलन था। गांधी जी ने साफ साफ अंग्रेजों से कह दिया था, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ आजादी, आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि भैया अब भारत में टिका नहीं जाएगा, अब भारत में रहा नहीं जाएगा, और उन्होंने भारत को आजाद करने की घोषणा इसके बाद कर दी थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के अंदर गरम दल और नरम दल। गरम दल यानी कि ऐसे लोग जो गरम रास्ते पर अर्थात विरोध के रास्ते पर चलते थे। नरम दल यानी ऐसे लोग जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। वर्ष 1905 से लेके 1918 तक की अवधि को कांग्रेस के अंदर गरम दल का युग कहा जाता है। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। गरम दल को मानने वाले नेता यह मानते थे कि अंग्रेजों को अगर इस देश से भगाना है तो भैया अहिंसा के साथ साथ विरोध भी करना पड़ेगा, अंग्रेजों का प्रतिकार करना पड़ेगा। और अंग्रेजों के लिए अगर हम यह सोचते हैं कि ये प्यार से हमारा देश छोड़ देंगे तो ये कभी नहीं सोचेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक ही है और वो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार क्षेत्र होते हैं। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण अर्थात सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं की सुनवाई करता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय दो राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी करता है। तो यह था सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल से कनेक्ट हो जाइए और आपके ऐसे दोस्त जो NIS के स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया।